पढ़ना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है ये केमिस्ट्री के अंदर। केमिस्ट्री के अंदर कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने केमिस्ट्री की बेस रखी है, यानी जिसके बाद आगे केमिस्ट्री वास्ट अमाउंट में खुल गई है। बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट उसके बाद परफॉर्म होना स्टार्ट हो गया और हमें काफ़ी सारी चीज़ों का पता लगा है। उसमें से एक एक्सपेरिमेंट ये डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट है, जिसमें हमें इलेक्ट्रॉन्स का पता लगा है। इसके बाद, इस एक्सपेरिमेंट के बाद ना, हमने केमिस्ट्री की ब्रांच को अलहदा कर दिया, यानी हमने केमिस्ट्री बना दी। अगर ये एक्सपेरिमेंट ना होता तो आज हमारे पास केमिस्ट्री ना होती। इसके बाद हम आज जितने भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स पढ़ते हैं वो तमाम के तमाम अरेंज मोज़ले ने इसके बाद किए। इसके बाद हम पढ़ते हैं जी आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, ये तमाम की तमाम जितनी भी चीज़ें पढ़ते हैं वो तमाम की तमाम चीज़ें इस एक्सपेरिमेंट के बाद आई हुई हैं। तो बड़ा एक्साइटिंग लेक्चर है आज कि किस तरह इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुए, किस तरह हमें पता लगा कि यार इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के बाहर होते हैं, किस तरह पता लगे कि वो रिवॉल्व करते हैं, उन पे नेगेटिव चार्ज क्यों होता है, पॉजिटिव क्यों नहीं होता। ये तमाम की तमाम चीज़ें आज हमने पढ़नी है और काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इससे पहले ना आपको प्री हिस्ट्री पता होनी चाहिए। 2-3 बातें ऐसी हैं जो आपको पता होनी चाहिए। एक प्री हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि प्री हिस्ट्री में क्या क्या हुआ था, इससे पहले क्या क्या जो है ना डिस्कवरीज हो चुकी थी और हमें एटम से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें पता थी। एक चीज़ ये पता होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपको थोड़ी बहुत फिज़िक्स का नॉलेज होना चाहिए। फिज़िक्स का नॉलेज यानी फ़िज़िक्स में जैसे ये एक्सपेरिमेंट हो रहा था, इसके साथ फिज़िक्स के अंदर क्या क्या एडवांसमेंट आ रही थी। और कुछ साइंटिस्ट ऐसे हैं जिनका आपको नाम पता होना चाहिए। बस ये 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। प्री हिस्ट्री में आपको 2 साइंटिस्ट पता होने चाहिए। एक आपको एरिस्टोटल के बारे में पता होना चाहिए कि एरिस्टोटल ने बेचारे ने क्या क्या किया था, और एक आपको जॉन डेल्टन की थ्योरी के बारे में पता होना चाहिए। ये 2 चीज़ें आपको पता होने चाहिए। मैं पहले आता हूँ एरिस्टोटल की तरफ। एरिस्टोटल ने बताया था कि दुनिया के अंदर जितनी भी मैटर्स हैं, यानी जो चीज़ें वज़न रखती हैं, ये जगह घेरती हैं। आसान अल्फाज में बताऊँ तो दुनिया के अंदर जितनी भी सॉलिड लिक्विड गैसेज हैं वो तमाम के तमाम मैटर्स 4 चीज़ों से बने हुए हैं। हवा, आग, पानी और मिट्टी। हवा, आग, पानी और मिट्टी। हवा, एयर, आग, फायर। हवा, आग, पानी, वाटर, और मिट्टी, सॉइल। एरिस्टोटल ने बताया था कि दुनिया के अंदर आप कोई भी चीज़ उठा के देख लो, दुनिया के अंदर सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, कोई भी चीज़ उठा के देख लो, वो हमेशा हमेशा इन 4 चीज़ों से मिलके बनी हुई होंगी। कोई नई चीज़ नहीं होती, सिर्फ सारी के सारे या तो कोई नई चीज़ है वो इनके मिक्सचर से मिलके बनी होगी, लेकिन ये 4 चीज़ें उसके अंदर ज़रूर होंगी। ऐसी कोई भी चीज़ मुझे दुनिया में उठा के ले आके दिखा दो जिनके अंदर ये चीज़ नहीं मौजूद। आप नॉर्मली देख भी सकते हैं, हम कुर्सी को उठा के देखें उसमें लकड़ी आ गया, लकड़ी जो है ना, आप फायर आप कह सकते हैं उसे, मतलब सॉलिड। उसके अलावा आप किसी भी चीज़ को उठा के देख लें, वो तमाम की तमाम चीज़ें इन 4 के मिक्सचर से ज़रूर बनी हुई होंगी, वरना वो नहीं बन सकती हैं। उसके बाद ये कॉन्सेप्ट तकरीबन इसने दिया होगा 12वीं सेंचुरी में, तकरीबन 18 सेंचुरी तक ये वाला कॉन्सेप्ट प्रिवेल करता रहा, यानी लोग इस पर आंखें बंद करके यकीन करते रहे। फिर उसके बाद हमारे पास आए जॉन डेल्टन साहब। डेल्टन साहब ने अपनी थ्योरी पेश की और इस थ्योरी में बताया कि दुनिया की तमाम चीज़ें इन 4 चीज़ों से मिलकर नहीं बनी हुई होती, बल्कि दुनिया की तमाम चीज़ें एक छोटे से चीज़ से मिलकर बनी होती हैं, जिसका नाम इसने एटॉमस रखा और बाद में वो पड़ गया एटम, जिसका मतलब यह है कि ये इंडिविजिबल का मतलब यह है कि वो चीज़ जो फर्दर डिवाइड ना हो सकती हो। जॉन डेल्टन ने हमें बताया कि दुनिया की तमाम चीज़ें एक स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनी हुई हैं जो हमें आंखों से नज़र नहीं आती हैं, उसका नाम है एटॉमस, जो बाद में एटम पड़ गया, और वो इंडिविजिबल होता है, यानी वो आंखों से भी नज़र नहीं आता, और वो इनडिवाइडेबल होता है, यानी उसके अंदर कुछ भी नहीं मौजूद, वो सिंपल एम्प्टी स्पेसेस होती हैं। क्या होती हैं वो हमारे पास? एम्प्टी स्पेसेस होती हैं। एटम के अंदर कुछ भी मौजूद नहीं होता। तो तकरीबन इसने 1800 में ये थ्योरी हमें पेश की और तकरीबन 60-70 साल तक इसकी यही थ्योरी लोग मानते रहे, क्योंकि माइक्रोस्कोप तो था नहीं, ना कोई और इजाद थी, ना कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट मौजूद था कि इसकी थ्योरी को गलत साबित किया जा सकता था। जब भी कोई इंसान थ्योरी पेश करता है तो उसकी थ्योरी को गलत काउंटर थ्योरी से पेश किया जाता है, या लॉजिक दी जाती है कि यार ये लॉजिक है, ये तो लॉजिक पे पूरा ही नहीं उतरता, तो ये थ्योरी गलत है, या तो ये हमारे पास एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट तो इस पर पूरा नहीं उतर रहा, इसका मतलब ये आपकी थ्योरी गलत है। किसी के पास कोई काउंटर थ्योरी भी नहीं थी, किसी के पास कोई काउंटर लॉजिक भी नहीं था। इस वजह से ये जो डेल्टन की थ्योरी है, इसको लोगों ने शुरू में काफ़ी अप्रिशिएट किया, क्योंकि फाउंडेशन थी ना, बेस थी, इसने एटम का नाम तो बता दिया था ना कम अज़ कम।
ये तो नहीं पता था कि क्या होता है होता नहीं है। ये बता दिया था कि एटम न्यूट्रल होता है और एटम के अंदर एम्प्टी स्पेसेस होती हैं और एटम के अंदर कोई भी चार्ज वगैरह नहीं होता, यानी वो एम्प्टी है। चार्ज नहीं होता का मतलब ये है कि एम्प्टी है, यानी अगर चार्ज होता तो फिर एम्प्टी तो ना होती, चार्ज का भी ना कोई वजन होता है। ये सारी चीज़ें हमारे पास प्री हिस्ट्री में आती हैं, यानी प्री हिस्ट्री में हमें पता था कि यार एरिस्टोटल है और डेल्टन ने ये हमें बातें बता दी है। उसके बाद हम आते हैं उस टाइम की फिजिक्स के दौरान। उस टाइम हमारे पास फिजिक्स के अंदर दो चीज़ें डिस्कवर हो चुकी थी। एक हमारे पास माइकल फैराडे आ चुका था जिसने हमें चार्जेस का कॉन्सेप्ट दे दिया था, और एक हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का कॉन्सेप्ट तब तक आ चुका था, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का, इन दोनों का कॉन्सेप्ट हमारे पास आ चुका था। माइकल फैराडे ने हमें ये बता दिया था कि हमारे पास दो किस्म के चार्जेस होते हैं, एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है और एक हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है। और जब भी हम मैग्नेट को करीब लेके जाते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होता है, इसी तरह हम इलेक्ट्रिक करंट से भी मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करा सकते हैं। उस चक्कर में हमें पता लग गया था कि यार कोई ना कोई चार्जेस ज़रूर होती हैं किसी भी चीज़ के अंदर, क्योंकि चार्जेस तो वो मैग्नेट या कॉइल इंड्यूस करवाता था और वो तो सॉलिड थी। सॉलिड के अंदर अगर एटम्स हैं और एटम्स के अंदर कुछ भी नहीं है तो वो चार्जेस कहाँ से आती हैं? पहला क्वेश्चन ये रेज हुआ। दूसरा, हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन भी उस टाइम तक इंड्यूस हो चुका था, इसका कॉन्सेप्ट आ चुका था। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन ये होता है कि अगर किसी न्यूट्रल बॉडी को किसी चार्ज बॉडी के करीब लाया जाए तो उस चार्ज बॉडी की वजह से वो अट्रैक्ट या रिपेल होते हैं, यानी उसके अंदर भी चार्ज आ जाता है। जैसे कंघी है, कंघी नॉर्मली अगर आप पेपर और पीसीस के करीब लेके जाएं तो वो अट्रैक्ट नहीं करेगी, लेकिन अगर आप उसी कंघी को रब करें किसी बॉडी के ऊपर, यानी सर के ऊपर रब करें, तो उसके अंदर चार्जेस आ जाती है। उसके बाद अगर आप उसको खींचना चाहें तो पेपर्स को, वो पीसीस और पेपर इजीली अट्रैक्ट हो जाते हैं। अब उस कंघी के अंदर चार्ज कहाँ से आए भाई? अगर कंघी के अंदर एटम मौजूद है और एटम न्यूट्रल है, एटम के अंदर कोई भी चार्जेस नहीं है, एटम इंडिविजिबल है, एटम के अंदर कोई भी चीज़ मौजूद नहीं है, तो उसके अंदर वो चार्जेस कहाँ से आ गए? चार्जेस हवा से उड़ के आ गए, कहाँ से आए हैं भाई चार्जेस? ये दो ऐसे कॉन्सेप्ट थे जिन्होंने इसकी फाउंडेशन रखी है और काफ़ी सारे साइंटिस्ट को सोचने पे मजबूर कर दिया कि यार नहीं, एटम के अंदर काफ़ी सारी और भी चीज़ें मौजूद होती हैं जो हमें आंखों से नज़र नहीं आती हैं लेकिन है ज़रूर। ये सारी की सारी हमारे पास जो प्री हिस्ट्री थी और मॉडर्न साइंस ये हमें बता रही थी। अब हम आते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट कैसे नौबत आई पेश होने की। हुआ कुछ ऐसा कि जे थॉमसन थे एक साइंटिस्ट। कौन से साइंटिस्ट थे? जे थॉमसन, काफ़ी बहुत ही बड़े साइंटिस्ट हैं ये वाहिद ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है, जिनके बेटे को नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है, जिनके स्टूडेंट को नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है रदरफोर्ड को, फिर रदरफोर्ड का स्टूडेंट है उसको भी नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है। यानी ये वाहिद ऐसा साइंटिस्ट है जो ऑक्सफोर्ड में पढ़ाता था और इसके तकरीबन ना 8 जो स्टूडेंट थे उनको नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है। यानी बहुत कमाल का, इंतहा दर्जे का बड़ा साइंटिस्ट है। इसने हमें इलेक्ट्रॉन निकाल के दिए। इसका जो स्टूडेंट था रदरफोर्ड, उसने हमें प्रोटॉन डिस्कवर करके दिए। फिर रदरफोर्ड का स्टूडेंट था जेम्स चैडविक, उसने हमें न्यूट्रॉन डिस्कवर करके दिए। यानी आपको पता है ना कि जो लाइक टीचर पढ़ाएगा तो उसका स्टूडेंट भी लाइक, उसका टीचर भी लाइक, तमाम की तमाम जो मतलब अच्छी उसको बातें पता होंगी तो आगे जाके डिस्कवर करेगा ना, नॉलेज आगे पहुंचा पाएगा, कन्वे करेगा और वो आगे नॉलेज डिस्कवर करेंगे, कोई नई नई चीज़ें डिस्कवर करेंगे। जो जे थॉमसन था ये क्लास ले रहे थे और इसके पास से एक स्टूडेंट आया। एक स्टूडेंट ने इनसे क्वेश्चन पूछा क्लास के दौरान ही, और उसको कहा कि हमारा गांव है और हमारे गांव में ना रात को आसमानी बिजली गिरी है, तो प्लीज़ सर आप हमें बताएं कि इसके पीछे की क्या केमिस्ट्री है। अक्सर हम देखते हैं कि बारिश हो जाती है, आसमानी बिजली यानी थंडरस्टॉर्म आती तो है लेकिन गिरती नहीं है, लेकिन कभी कभी किसी जगह पर वो आसमानी बिजली गिर जाती है। ये क्यों होता है, क्यों गिरती है वो? जे थॉमसन बेचारे परेशान हो गए, कंफ्यूज हो गए, कोई आंसर ही उसके पास नहीं था। उन्हीं की क्लास में एक और पादरी बैठा हुआ था, प्रीस्ट, चर्च में जो पादरी होते हैं वो पादरी बैठा हुआ था। उस पादरी ने कहा कि मेरे ख्याल से जितना मैंने पढ़ा हुआ है कि जहाँ पर आसमानी बिजली गिरती है वहाँ पर बहुत ही नापाक लोग और गुनाहगार लोग रहते हैं और अल्लाह ताला का या गॉड का उनके ऊपर अजाब आता है और उस जगह पर आसमानी बिजली गिर जाती है। उस टाइम तो जितने भी लोग मौजूद थे, चूँकि साइंटिस्ट थे, उन्होंने कैका लगाना स्टार्ट कर दिया, हंसना स्टार्ट कर दिया। लेकिन जे थॉमसन की जो इज़्ज़त है ना, इज़्ज़त नफ्स पे ये बात पिंच आउट कर गई कि यार इस बंदे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा और मेरा इसका क्वेश्चन का आंसर मुझे पता नहीं था। तो अब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि यार अब मैंने इसका आंसर ज़रूर ढूंढना है। ऐसा क्यों होता है? जो एटमॉस्फेयर यानी जो एनवायरनमेंट आसमानी बिजली का हवा के अंदर मौजूद होता है, मैं उसे ज़मीन पे बनाऊंगा।
मैं उसे लैब के अंदर बना के रहूँगा कि यार ऐसी किस तरह, ऐसे कैसे हो सकता है कि हवा के अंदर बिजली ट्रांसमिट कर देती है। हालांकि एयर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हवा बादल इतना दूर है और ज़मीन इतनी दूर है, तो हवा के अंदर बिजली कंडक्टर बन के, हवा उसे कंडक्टर बना के आसमान से बिजली ज़मीन पे आ जाती है। एयर तो बैड कंडक्टर है, जैसे बिजली के अंदर, तार के अंदर से बिजली जा रही है और मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ और तार के अंदर से बिजली जो है ना हवा के ज़रिए ट्रांसमिट होकर और मुझे करंट लग जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तार के अंदर बिजली जा रही है, पंखा चल रहा है, मुझे करंट तो नहीं लग रहा, क्योंकि बीच में एयर है और एयर इंसुलेटर है और एयर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें थी, लेकिन जे थॉमसन ने सोच लिया। जे थॉमसन ने कहा कि यार जो मर्जी हो जाए, मैंने हवा के अंदर जो बिजली ट्रांसमिट होती है वो ज़मीन पे करके दिखानी है, बस जो मर्जी हो जाए। उसके लिए उसने एक इसी तरह का एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया। डिस्चार्ज ट्यूब को डिस्चार्ज ट्यूब इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे एक वैक्यूम पंप लगा दिया जाता है। उस वैक्यूम पंप का काम ये होता है कि जितनी भी एयर होती है ना, अगर आपने एयर निकालनी है या एयर डालनी है, वो तमाम का तमाम इस वैक्यूम काम होता है, जिसकी वजह से हम प्रेशर एडजस्ट कर सकते हैं। उसने इस तरह की एक डिस्चार्ज ट्यूब ली। उस टाइम ये डिस्चार्ज ट्यूब काफ़ी फेमस थी और बहुत सारे साइंटिस्ट इसको अपने एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ करते थे। उस डिस्चार्ज ट्यूब के साथ इसने दो मेटल के इलेक्ट्रोड्स लगाए। एक को इसने कह दिया कैथोड। कैथोड इसलिए क्या, क्योंकि इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया हुआ था। इसको उसने कह दिया एनोड। और ये ट्रांसपेरेंट ट्यूब थी, हमें नज़र आ रहा था कि अंदर क्या क्या हो रहा है। साथ में हमने एक छोटा सा डिस्चार्ज ट्यूब जो वैक्यूम पंप था वो लगा दिया ताकि हमें पता लग सके क्या क्या हो रहा है। और उसके साथ हमने काफ़ी हैवी किस्म की इसने बैटरी लगा दी, यानी वोल्टेज वाली, पूरा का पूरा एक किस्म का समझ लो ट्रांसफार्मर वाली वोल्टेज इसने लगा दिया। तकरीबन 5000 वोल्ट का इसने पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे रखा। इसने क्या काम किया, क्योंकि इसको पता था कि बादलों के अंदर कितना वोल्टेज होता है। बादलों के अंदर कम से कम आपको पता है कम से कम 5000 से 10,000 का वोल्टेज होता होगा। इसने शुरू में नॉर्मली 220 वोल्ट की बैटरी ली, 4 से 40 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लिया और करंट गुजारने की पूरी कोशिश की। लेकिन इस करंट में से, यानी यहाँ से कैथोड से एनोड की तरफ बिजली नहीं गई, क्योंकि एयर थी बीच में और एयर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ से यहाँ तक एयर नहीं गई और ये कंटिन्यूसली पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाता रहा। 1000 वोल्ट कर दिया, 2000 वोल्ट, 3000 वोल्ट, 4000 वोल्ट, ये पोटेंशियल डिफरेंस ले आया 5000 वोल्ट तक। लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, यानी यहाँ से यहाँ तक बिजली नहीं गई। अब ये बड़ा परेशान हो गया, क्योंकि अगर ये 5000 से 6000 तक पोटेंशियल डिफरेंस कर देता तो ये जो टेस्ट ट्यूब है ये तो फट जाती, जो वो डिस्चार्ज ट्यूब है तो फट जाती, क्योंकि ये तो इतना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बर्दाश्त कर सकती ना। अब इस बंदे ने क्या काम किया, ये करते 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 बड़ा परेशान हो गया। इसने कहा कि यार अब मैं क्या करूं, यार कुछ ना कुछ तो हो रहा है ऐसा, आसमान से बिजली ज़मीन पे तो गिर रही है, कुछ ना कुछ ऐसा तो है कि एयर कंडक्टर तो बन जाती है, लेकिन मैं क्या ऐसे क्या परफॉर्म करूं जिसकी वजह से यहाँ पर जो एयर है वो भी कंडक्टर बन जाए। अब ये काफ़ी सोचता रहा। उसके बाद इसने क्या काम किया, इसने यहाँ पे डिस्चार्ज ट्यूब लगाया, वैक्यूम पंप लगाया, और वैक्यूम पंप की मदद से यहाँ से एयर बाहर निकालना स्टार्ट कर दी। नॉर्मली जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, यानी एयर का, वो 1 atm होता है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है या 760 टॉर या 760 मिलीमीटर मरकरी। उसने क्या काम किया, इसको 100 गुना कम कर दिया, 0.1 atm कर दिया, यानी 10 गुना इसको कम कर दिया और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कर दिया 0.1 atm। जैसे इसने 0.1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर किया और यहाँ से 5000 से लेकर 10,000 वोल्ट की बैटरी उसने कनेक्ट कर दी। अब जैसे पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया ना, अब टेस्ट ट्यूब नहीं टूटेगी। इसने 10,000 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस वाली बैटरी कनेक्ट कर दी। अब आहिस्ता इसको ऐसा फील हुआ कि यहाँ से कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें निकल रही है, यानी यहाँ से एकदम ग्रीन लाइट यहाँ पे डिस्कवर होना स्टार्ट होगी। कौन सी लाइट डिस्कवर हुई, एकदम ग्रीन लाइट। जिस तरह हमारे पास ट्यूब लाइट होती है ना, ये मिसाल के तौर पर अगर हमसे ट्यूब लाइट समझ लें और यहाँ पे हम बैटरी लगा दें, पहले हमने छोटी बैटरी लगाई जिसकी वजह से ट्यूब लाइट नहीं जल रही थी, आहिस्ता करते बड़ी एकदम हमने बड़ी बैटरी लगा दी जिसकी वजह से एकदम ट्यूब लाइट जल गई, यहाँ से लाइट निकलना स्टार्ट हो गई, यहाँ पे जाना स्टार्ट हो गई। अभी हमें पता नहीं था कि लाइट यहाँ से निकल रही है, यहाँ से निकल रही है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो रही। इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं कंडक्ट हो रही, हमें ये डिस्कवर करना था और उसको ये डिस्कवर करना था। उसने आहिस्ता जैसे इसको पता लगने लग गया कि यार जैसे ही मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम करता हूँ यहाँ से किसी किस्म का ग्लो निकलता है, उसने कहा कि क्यों ना ऐसा हो कि मैं इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को और कम करूँ, और इसने उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को 100 गुना कम कर दिया और 0.01 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कर दिया।
0.01 ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर कर दिया, और उसी तरह 5000 से 10,000 वोल्ट तक की बैटरी कनेक्ट कर दी। अब जैसे उसने ये काम किया ना, उसको ऐसा रियलाइज़ हुआ कि यहाँ से कुछ ऐसी वेव्स निकल रही हैं जो एनोड की तरफ जा रही हैं, यानी कैथोड से कुछ रेज निकल रही हैं जो एनोड की तरफ जा रही हैं। अब जैसे ये काम उसने देखे ना, उसके जहन में फ़ौरन ख्याल आ गया, अजीब सा वो उसको रियलाइजेशन हुआ कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों अब यहाँ से रेज कहाँ से निकल रही है, ऐसा क्यों हो रहा है कि यार यहाँ से रेज निकल रही है और यहाँ जा रही है। पहले तो उसने ये पता लगाना था कि रेज यहाँ से निकल के यहाँ जा रही है, यहाँ से निकल के यहाँ आ रही है। उसके लिए इसने क्या काम किया, यहाँ पे इसके पास एक मतलब क्रॉस टाइप का होता था, उसने एक क्रॉस टाइप का लगा दिया। चूंकि ये क्रिश्चियन था, इसके गले में जो क्रॉस था वो क्रॉस इसने यहाँ पे लटका दिया। जैसे ही क्रॉस लटकाया तो यहाँ पर साया बनना स्टार्ट हो गया। हमें पता है कि अगर रोशनी आगे हो तो साया पीछे बनता है, अगर रोशनी फ्रंट पे होगी मेरा साया पीछे बनेगा, और अगर रोशनी पीछे होगी मेरा साया आगे, रोशनी इधर तो मेरा साया इधर, रोशनी इधर होगी तो मेरा साया इधर बनेगा। तो रोशनी इधर से आ रही थी इसीलिए साया यहाँ पे बना है, यहाँ पे शेडो बन गया। पहले तो यहाँ जैसे ही शेडो बना इसको पता लगा कि यार यहाँ से रेज निकल के आ रही हैं और यहाँ पर आ रही हैं। दूसरा इसने क्या काम किया, यहाँ पर इसने जो ये एनोड थी, इस एनोड को उसने परफोरेटेड कर दिया, यानी छोटे छोटे सुराख कर दिए, और यहाँ पे पीछे एक जिंक सल्फाइड की लेयर बना दी, एक जिंक सल्फाइड की एक शीट लगा दी। अब ये जो जिंक सल्फाइड होती है ना, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। जहाँ पे अगर जिंक सल्फाइड मिसाल के तौर पे यहाँ से लाइट आ रही है तो यहाँ से गुजर के लाइट अगर यहाँ पे पड़ेगी तो जिंक सल्फाइड की सिर्फ यही वाला जगह चमकेगी, और अगर यहाँ पे पड़ेगी तो ये जगह चमकेगी, यहाँ पे पड़ेगी तो ये जगह चमकेगी, यानी जहाँ जहाँ पे लाइट पड़ती है वो जगह चमकने लग जाती है। तो जैसे इसने यहाँ पे जिंक सल्फाइड की लेयर लगाई तो इसने ऐसा फील किया कि यहाँ पे ये जगह चमक रही है, यहाँ पे ये वाली जगह भी चमक रही है, यहाँ पे ये भी जगह चमक रही है। इन दो एक्सपेरिमेंट से ये इसको प्रूव होगा कि यार कैथोड रेज यहाँ से निकल रही है और यहाँ पे जा रही है, यानी ये रेस कैथोड से निकल रही है। तो इसको इसने नाम दे दिया, इसका नाम है कैथोड रेस। क्या नाम दे दिया, कैथोड रेस। अब इसने जब ये एक्सपेरिमेंट काफ़ी अपने स्टूडेंट्स को करके दिखाया और लोगों को करके दिखाया, और जिस स्टूडेंट ने इसको सवाल पूछा हुआ था इसको करके दिखाया और उसको बताया कि देखो भाई, बादलों के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्टेज होता है, 5000 से 10,000 वोल्ट का वोल्टेज होता है, और ऐसा हो सकता है कि जिस जगह आसमानी बिजली गिर रही है वहां पे किसी वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाए, यानी वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 ATM से अगर कम हो गए, किसी भी वजह से 0.01 ATM हो जाता है, तो एकदम आसमान से बादलों से आसमानी बिजली उस जगह पे गिर जाएगी और वो लोग मर जाते हैं। ये चीज़ तो उसने बता दी, इसने ये वाला क्वेश्चन का आंसर तो अपने स्टूडेंट को दे दिया, लेकिन अभी तक इसके पास ये वाला आंसर नहीं था कि यार यहाँ से कैथोड रेस क्यों निकल के यहाँ पे जा रही हैं, ऐसा क्या चीज़ मौजूद है जो इसके अंदर से रेज निकाल रहा है, क्योंकि ये तो सॉलिड है, ये जो शीट इसने ली हुई है तो सॉलिड है, और सॉलिड चीज़ तो एटम से मिलकर बनी हुई है, और एटम्स के अंदर तो कोई चीज़ होती नहीं है। अगर एटम के अंदर कोई भी चीज़ नहीं होती है तो इससे निकल कैसे रही है, ये चीज़ इसके जहन में आना स्टार्ट होगी। अब उसके बाद इसने क्या काम किया, इसको ये नहीं पता था कि ये इलेक्ट्रॉन्स है या क्या चीज़ है, इसको बस इन्होंने नाम दे दिया कैथोड रेस का। अब जब यहाँ से रेज निकल रही थी ना, इसने क्या काम किया, ऊपर ना एक इलेक्ट्रिक नेगेटिव, यहाँ पे इसने पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस करवा दिया किसी तरीके से, यानी पॉजिटिव चार्ज वाली इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्रिएट करवा दी, और जो टेस्ट ट्यूब थी इसकी नीचे वाली जगह पे इसने नेगेटिव चार्ज दे दिया। टेस्ट ट्यूब की जो ऊपर वाली साइड थी, मैंने आपको दोबारा बताया, यहाँ पे किसी तरीके से बैटरी का पोटेंशियल पॉजिटिव टर्मिनल ये ले आया। पहले इसने मैग्नेट लेके आया और दूसरी बात ये चार्ज लेके आया। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज ऊपर लेके आया और नेगेटिव चार्ज नीचे लेके आया, तो हमारे पास ये जो डिस्चार्ज ट्यूब से, ये कैथोड रेस से जो रेज निकल रही थी वो एकदम क्या हुआ, वो ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट होगी, यानी वो ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट होगी। जैसे ही वो रेज ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट हुई है तो इसने एकदम पता लगा दिया, यार इसका मतलब तो ये है कि इस रेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि अगर इसके पास नेगेटिव चार्ज ना होता तो ये तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाती ही ना। पहली चीज़ तो इसको ये पता लगी है। पहली चीज़ क्या पता लगी है कि यार पहला काम इसने क्या किया कि रेस का पता लगाना था कि यहाँ से निकल रही है या यहाँ से। उसके लिए इसने 2 एक्सपेरिमेंट किए, पहले शेडो चेक किया, दूसरा जिंक सल्फाइड की प्लेट लगा के चेक किया। अब दूसरा इसने काम ये करना था कि इसके अंदर चार्ज कौन सा है, अब मैंने चार्ज का पता करना है। उसके लिए इसने यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस करवाया, नीचे पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही नेगेटिव चार्ज इंड्यूस कराया तो ये एकदम ऊपर की तरफ मूव कर गई और पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव कर दी। अगर ये सिंपल लाइट होती, अगर सिंपल लाइट होती ना तो ये कभी भी डिफ्लेक्ट ना करती। ये चीज़ हमें पता लग गई, क्योंकि अगर आप सिंपल लाइट लें और सिंपल लाइट के इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड रख दें
यानी ऊपर पॉजिटिव चार्ज और नीचे नेगेटिव चार्ज, या लेज़र लाइट ले लें वो डिफ्लेक्ट ही नहीं होगी, वो सीधी की सीधी जाती रहेगी। लेकिन ये डिफ्लेक्ट होगी, उससे हमें ये पता लग गया यार इसके ऊपर कोई ना कोई नेगेटिव चार्ज है। चूँकि ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ डिफ्लेक्ट हुई थी इसलिए हमें नेगेटिव चार्ज का पता लगा। और दूसरा, जब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड रख दी गई तो ये साउथ पोल की तरफ मूव कर गई, तो साउथ पोल से भी हमें पता लग गया, क्योंकि साउथ पोल की तरफ नेगेटिव चार्ज वाली चीज़ मूव करती है, तो इससे हमें ये पता लग गया कि यार इसके पास नेगेटिव चार्ज है। ये चीज़ें हमें पता लगी कि यार इसके पास नेगेटिव चार्ज है और कुछ नेगेटिव चार्ज चीज़ें यहाँ से निकल रही हैं। ये वाला एक्सपेरिमेंट इसने तकरीबन परफॉर्म किया था 1887 में। उसके बाद से हमें पता लग गया कि यार जितने भी तकरीबन एटम्स होती हैं या जो मैटर्स होती हैं, जितनी भी मैटर्स होती हैं वो तमाम की तमाम हमारे पास एटम से मिलके तो बनी भी होती हैं, लेकिन एटम्स के अंदर कोई ना कोई नेगेटिवली चार्ज स्पीशी भी ज़रूर मौजूद होती है। जैसे इसने ये बता दिया ना कि एटम के अंदर नेगेटिवली चार्ज स्पीशी मौजूद होती है, तो एटम्स तो एज अ होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो हमें पता है कि मैं बोर्ड को हाथ लगाऊंगा मुझे करंट तो नहीं लगेगा। अगर इसके अंदर नेगेटिव चार्ज होते, यानी बोर्ड के अंदर एटम्स के अंदर नेगेटिव चार्ज होते, मुझे एकदम करंट लग जाना चाहिए था, क्योंकि नेगेटिव चार्ज के फ्लो की वजह से करंट इंड्यूस होता है। तो इसका मतलब यह है कि अगर किसी भी एटम्स के अंदर नेगेटिव चार्ज हैं और एटम एज अ होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इसका मतलब यह है उस एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी ज़रूर होते होंगे, पॉजिटिव चार्ज भी ज़रूर होते होंगे। और पॉजिटिव चार्ज होते हैं तो इसीलिए पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जितने आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, यानी अगर किसी के अंदर 5 पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है तो 5 ही पॉजिटिव चार्ज होते होंगे, और 5 पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देते होंगे और एटम एज अ होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता होगा। और चूंकि पॉजिटिव चार्ज एटम चूंकि एक जगह पॉजिटिव चार्ज और एक जगह नेगेटिव चार्ज इकट्ठे नहीं रह सकते, यानी आग और पानी इकट्ठे नहीं रह सकते कभी भी। आप आग को एक जगह और पानी को एक प्लेट में नहीं रख सकते, या तो आग बुझेगी या तो पानी बॉयल हो जाएगा, भाई एक ही बात है, तो एक काम है। तो इसी तरह साइंटिस्ट ने ये सोचा कि यार आग और पानी इकट्ठे नहीं रह सकते, इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीशी में भी सेल के अंदर रहती हो और नेगेटिव चार्ज वाली स्पीशी सेल के बाहर रहती हो, क्योंकि या न्यूक्लियस के बाहर रहती हो या एटम के बाहर। क्योंकि इसके बाद रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिए थे और रदरफोर्ड ने हमें बता दिया था कि इस तरह के न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज स्पीशी होती है, क्योंकि उसने अल्फा पार्टिकल लिए थे और अल्फा पार्टिकल के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज था। पॉजिटिव चार्ज ने और पॉजिटिव चार्ज ने एक दूसरे को रिपेल कर दिया था। उसके बाद हमें पता लग गया कि यार प्रोटॉन्स होते हैं जो पॉजिटिव चार्ज होता है जिन पे वो एटम्स के अंदर रहते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन स्पीशी होती है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो इसके बाहर होते हैं। ये तमाम का तमाम हमारे